हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉलिड स्टेट का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन से आपको जनरली सेंटेब एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम, ये सब में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में सोडियम की सहसंयोजन संख्या क्या है। सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो एटम जितने अदर एटम से कनेक्टेड रहता है उसकी संख्या को उस एटम का क्या कहलाता है, सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो Na2O में Na की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा। देखिए Na2O को जो Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड की जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या होती है वो 8 होती है, और O2 का इसमें से अगर O2 का निकालेंगे तो वो 8 होगा। ठीक है, इसी में से अगर Na2O में से अगर सोडियम का सिर्फ निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सहसंयोजन संख्या, तो वो होता है Na प्लस का बराबर कितना होता है, 4 होता है। इस तरह से मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4, यानी Na2O में सोडियम की सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय यानी नॉन क्रिस्टलाइन यानी अमोर्फस सॉलिड कहते हैं इसको, तो कौन सा है, हीरा, ग्रेफाइट, कांच, या फिर ये क्या आपका सामान्य लवण यानी NaCl। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि ग्लास हो गया, रबर हो गया, पॉलीमर से क्वार्टर ग्लास हो गया, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसको अमोर्फस सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कांच, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। कौन, SiO2 या फिर MgO या फिर SO2 या फिर CrO2। CrO2 जो है ये क्या करता है कि ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है, विद्युतीय गुण को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन राइट जो होता है वो CrO2 होगा। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आपका अगर सेंटेप एग्जाम है आगे आपका, अगर या फिर बोर्ड एग्जाम है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस को, ये बेरवादार का अंग्रेजी होता है अमोर्फस। अमोर्फस को क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, यानी अक्रिस्टलीय ठोस का नाम हो जाता है, इसको अमोर्फस कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हिंदी में कहते हैं बेरवादार ठोस। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन अक्रिस्टलीय यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट यानी कार्बन, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का रूप है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में कार्बन C लगा दिया। ठीक है, तो क्वार्टज ग्लास SiO2 जिसको कहते हैं, उसके बाद क्रोम एल्यूम या फिर सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना चौथा नंबर क्वेश्चन का। देखिए आपको पता है कि बेरवादार अक्रिस्टलीय ठोस ये जो होता है, ग्लास हो गया, रबर हो गया, पॉलीमर, क्वार्टज ग्लास हो गया। क्वार्टज ग्लास जस्ट अभी हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो सॉल्व किए तो उसमें हम लोग जस्ट हम बोले कि क्वार्टज ग्लास, पॉलीमर, रबर ग्लास, ये सब क्या है, बेरवादार ठोस यानी अमोर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वार्टज ग्लास क्या हो जाएगा आंसर, यानी SiO2 क्या है, बेरवादार ठोस है यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आगे बढ़ेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, अमोर्फस सॉलिड यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। वही फिर पूछा जा रहा, फिर एग्जांपल दे दिया, ग्रेफाइट होगा, कांच होगा, हीरा हो गया, और फिर उपरोक्त सभी तो क्या है, कांच, यानी राइट आंसर क्या हो गया, पांचवा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या है, यानी कितने परमाणु उपस्थित रहते हैं, 4, 6, 12 या फिर 7। आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए इसमें जो रहते हैं टोटल 6 रहते हैं, कितने आपको जोड़ करके निकालना पड़ता है। जैसे कि फलक में जो एक तरह से परमाणु का जो योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन, वो 1/2 रहता है। उसके बाद जो कॉर्नर पर परमाणु उपस्थित रहते हैं उसका 1/8 रहता है। उसका कंट्रीब्यूशन करके, योगदान करके, कैलकुलेशन करके अगर हम लोग निकालेंगे HCP यानी हेक्सागोनल यूनिट सेल में परमाणु की संख्या, तो मेरा टोटल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। इस तरह से राइट आंसर हो गया छठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकत्व यानी फेरोमैग्नेटिज्म दर्शाता है। फेरोमैग्नेटिज्म का गुण कौन दर्शाता है, CrO2 या फिर MnO2 या फिर Fe3O4 या फिर V2O2। आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका जो राइट हो जाएगा वो CrO2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, CrO2 यानी लौह चुंबकत्व का गुण दर्शाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय, नॉन क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय। ठीक है, हीरा, फिर कांच या फिर रबर या फिर उपरोक्त सभी। आपको राइट आंसर चूज करना है कि इसमें से क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछा जा रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन में। आपको राइट आंसर चूज करना, जैसे कि हम लोग कांच हो गया, रबर हो गया, पॉलीमर से हो गया, क्वार्टज ग्लास हो गया, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है। और हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया,
NaCl हो गया, KCl हो गया, ये क्रिस्टलीय ठोस है यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है, यानी हीरा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि BCC इकाई सेल यानी इसको क्या कहते हैं, BCC को क्या कहते हैं, जो होता है इसका जो यूनिट सेल होता है इकाई सेल, BCC यूनिट सेल में जो मुक्त खाली जगह रहता है, जिसको वॉइड से कहते हैं। वॉइड से का मतलब क्या होता है, खाली जगह, यानी एटम के बीच जो खाली जगह रहता है उसको उसकी कितनी संख्या में प्रतिशत पाई जाती है BCC इकाई सेल में, यानी यूनिट सेल में 32% या फिर 34% या फिर 28 या फिर 30%। 9 नंबर क्वेश्चन का काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि BCC यूनिट सेल में जो वॉइड से की संख्या होती है, सॉरी वॉइड से की संख्या नहीं, उसका जो मुक्त खाली जगह रहता है, वॉइड से जो होते हैं वो कितना प्रतिशत होते हैं, तो वो होते हैं 32%। कितना परसेंटेज, 32% होते हैं BCC में खाली जगह, मुक्त खाली यानी खाली स्थान होते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का, क्वेश्चन क्या है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, HCP में धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वो होता है कितना, अगर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, अगर कोई धातु है और वो इसका रवाकरण किया जाए तो एक तरह से हेक्सागोनल HCP संरचना में अगर उसकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे यानी सहसंयोजन संख्या निकालेंगे तो वो निकलेगा कितना, 12 निकलेगा। टोटल कितना निकलेगा भाई, 12 निकलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, यानी निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड, चतुष्फलकीय किसको कहते हैं, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वाइड, जिसको कहते हैं, अगर टेट्राहेड्रल वाइड की अगर संख्या निकालेंगे तो 2n करेंगे, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड की अगर संख्या निकालेंगे तो सिर्फ n करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू 3 डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, वाइड से की संख्या यानी मुक्त जो खाली जगह रहता है उसका संख्या निकल जाता है, ठीक है। आपको 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करना है। देखिए ऑप्शन आपका BCC और FCC या फिर HCP और सिंपल क्यूबिक सेल और HCP और CCP या फिर BCC और HCP। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HCP और CCP, यानी HCP और CCP यानी निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड होता है, तो HCP और CCP में क्या होता है कि टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड पाए जाते हैं। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक कौन है, एंथ्रासाइट कोक, यानी कोक का मतलब होता है कोयला, कोक का किसको कहते हैं, जैसे कि पेट कोक, पेट कोक का मतलब होता है पेट्रोल और कोयला, यानी पेट कोक का मतलब क्या होता है कि पेट्रोल और कोयला, तो कोक का मतलब क्या हो जाएगा, तो कोयला, यानी एंथ्रासाइट कोयला या फिर हीरा या फिर ग्रेफाइट या फिर चारकोल। ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक कौन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या है, एक तरह से ये ग्रेफाइट ये है अधातु है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, यानी क्या करता है कि विद्युत का अच्छा चालक है। ताप और विद्युत का, ताप के साथ साथ विद्युत का भी क्या है, अच्छा चालक है, कौन, ग्रेफाइट, यानी इसका जो कार्बन होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है, कौन सा जालक ठोस है भाई, SO2 या फिर I2 या फिर हीरा या फिर H2O बर्फ, H2O बर्फ, यानी थोड़ा सा यहाँ सॉलिड स्टेट में बर्फ, जब H2O जब बर्फ लगा दिया ब्रैकेट में तो वहां समझ जाइए कि H2O क्या है, सॉलिड स्टेट में है, अगर L लगा दिया तो लिक्विड स्टेट में है, अगर G लगा दिया तो गैस स्टेट में, ठीक है। तो आपको राइट आंसर चूज करना है 13वां नंबर क्वेश्चन का, आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। हीरा जो क्या है, ठोस होता है, यानी ये क्या है, कौन सा जालक है, ठोस जालक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है, तो ऐसे हीरा क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, वो लिक्विड रहते हैं या फिर वो वेपर रहते हैं, नहीं हीरा क्या होता है, ठोस होता है। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ठोसों में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, Mg, TiO2 या फिर TiO या फिर I2 या फिर H2O फिर या फिर आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है A और B C D करके ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको राइट आंसर चूज करना है। एक नंबर में दिया है Mg, TiO2 दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में आपको I2 दिया और चौथा नंबर में आपको H2O दिया, ठीक है। यानी निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक नहीं है, किससे इस विद्युत पास नहीं होता, वही आपको चूज करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 4, यानी 3 और 4 में जो एलिमेंट्स दिया हुआ, जो भी यौगिक दिए हुए वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन नहीं करेंगे, वो क्या होंगे, विद्युत का सुचालक नहीं होता, ठीक है। यानी 3 और 4 में, 3 में क्या दिया हुआ, I2 दिया हुआ, उसके चौथा में क्या दिया हुआ, H2O दिया हुआ, S यानी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सॉलिड स्टेट, ये देखिए आगे सॉलिड स्टेट लगा हुआ। वैसे तो H2O जो है, H2O क्या करता है, इसमें विद्युत का चालन होता है जब एक तरह पूरा तरह से प्योर H2O होता है, जैसे कि वर्षा जल में प्योर वर्षा जल होता है, विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ये सॉलिड लगा हुआ आगे, ठीक है। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है, आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है, गलित अवस्था
में विद्युत चालकता का बहुत कम मान या फिर भंगुर प्रकृति या फिर अन्योन्य क्रिया में अत्यधिक बल या फिर विषम दैशिक प्रकृति। आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए ये क्या होता है, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा, यानी गलित अवस्था में विद्युत चालक का बहुत कम मान। ये क्या करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला राइट नहीं होगा, यानी गलत होगा ये आयनिक ठोस के बारे में, क्योंकि आयनिक ठोस जो होते हैं वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि वो अपने लिक्विड फॉर्म में, यानी जो इसका ये होता है आयनिक, जैसे कि कोई भी आयनिक ठोस होगा तो उसका अगर लिक्विड फॉर्म में कर देंगे, गलित अवस्था कर देंगे, तो वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पूरा डिपेंडेंट, इस पर ताप पर पूरा निर्भर रहता है, डिपेंड करता है कि वो विद्युत रोधी होगा या फिर विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TiO3, यानी TiO3 एक ऐसा ये है ऑक्साइड है जिसमें वो ताप पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो सुचालक होगा या फिर विद्युत रोधी होगा। क्वेश्चन काफी यूनिक है। क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी शुद्ध क्रिस्टल में, किसी शुद्ध यानी प्योर क्रिस्टल में जालक स्थल यानी किसके द्वारा अध्यास्तित नहीं हो सकता है। ठीक है, अणु के द्वारा या फिर आयन के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉन के द्वारा या फिर परमाणु के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी किसी भी जालक जो होते हैं, यानी किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल किसके द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो क्या होता है, अध्यासित नहीं हो सकता है। काफी यूनिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, चालक ठोस या फिर जालक ठोस या फिर सहसंयोजक ठोस या फिर आयनिक ठोस, किस रूप में उसको एक तरह से वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयनिक ठोस, यानी इसको आयनिक ठोस के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन डन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है क्रिस्टल किस प्रकार का बिंदु को दोष को दर्शाता है, यानी बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं बिंदु दोष कहते हैं, इन्हें क्वांटिटी डिफेक्ट्स जो पढ़ते हैं। शॉर्टकी दोष या फिर फ्रैंकल दोष या फिर धातु, या फिर आपका 1 नंबर करके दिया हुआ शॉर्टकी दोष, दूसरा जो है फ्रैंकल दोष, तीसरा है धातु अधिक के दोष और तीसरा है धातु न्यूनता दोष। तो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन ए में पहला और दूसरा है, दूसरा ऑप्शन बी में तीसरा और चौथा है, ऑप्शन सी में पहला और तीसरा और ऑप्शन डी में दूसरा और चौथा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1 और 2, यानी पहला में क्या दिया हुआ है शॉर्टकी और दूसरा जो है फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी AgBr क्या करता है कि किस प्रकार का AgBr क्रिस्टल किस प्रकार का बिंदु दोष दर्शाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, दर्शाता तो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विविम वर्ग निविड संकुलन में उप सहसंयोजक यानी उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी द्विविम किसको कहते हैं, 2D, यानी 2D क्लोज पैकिंग में, यानी 2D वर्ग निविड संकुलन में उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष कहते हैं, यानी विस्थापन दोष किसको कहते हैं, फ्रैंकल दोष को या फिर शॉर्टकी दोष को या फिर नन स्ट्रोट की कियोमेट्री दोष या फिर सामान्य अंतराकोशी दोष। ठीक है, आपको 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करना। देखिए सारे क्वेश्चन से ठोस पर ये है, सारे क्वेश्चन से जो है सॉलिड स्टेट के मतलब जो अगर जिसका कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छा है तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, अच्छा लगता होगा उनको। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंकल दोष, यानी फ्रैंकल को दोष को क्या कहते हैं, विस्थापन दोष भी कहते हैं। ये मैं थ्योरी में क्लियर करा चुका हूं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा कि अमोर्फॉस ठोस यानी अमोर्फॉस सॉलिड जो है को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है भाई, आभासी ठोस या फिर अतिशीतल द्रव या फिर अक्रिस्टलीय ठोस या फिर उपरोक्त सभी। अमोर्फॉस ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, इसको आभासी ठोस भी कहते हैं, अतिशीत द्रव भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी आभासी ठोस का 3 नाम हो गया। पहला नाम होगा अमोर्फॉस जो होता है ठोस जो होता है, अमोर्फॉस सॉलिड जो होता है इसका 3 नाम हो गया, आभासी ठोस हो गया, अतिशीत द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं इसको, अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। इस तरह से उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि क्वार्टज है, क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है या फिर आभासी है या फिर आभासी ठोस है या फिर अतिशीत द्रव है।
आपको राइट आंसर चूज करना। 23वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्रिस्टलेट ठोस। यानी क्वार्टज क्या है भाई, क्रिस्टलेट ठोस है, जबकि क्वार्टज ग्लास, देखिए आपको ध्यान देना जरूरी है, क्वार्टज अकेले में अगर क्वार्टज के बारे में पूछा जाए तो क्वार्टज क्या है, क्रिस्टलेट ठोस है। लेकिन आपको क्वार्टज ग्लास पूछा जाए तो वो क्या है भाई, वो आपका अक्रिस्टलेट ठोस क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि क्वार्टज क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस तरह से 23वां नंबर मेरा कवर हो गया। 23वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया क्रिस्टलेट ठोस। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलेट ठोस नहीं है बल्कि क्रिस्टलेट ठोस है, कांच, रबर या फिर प्लास्टिक या फिर रॉक साल्ट, या फिर कांच, रबर, अक्रिस्टलेट, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलेट ठोस नहीं है बल्कि क्रिस्टलेट ठोस है। यानी क्रिस्टलेट ठोस को आपको चूज करके निकालना है। 24वां नंबर क्वेश्चन का तो NaCl आप पढ़े होंगे, KCl हो गया, NaCl हो गया, उसके बाद जो ग्रेफाइट होता है, जो हीरा होता है, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है यानी क्रिस्टलेट ठोस है। तो NaCl, रॉक साल्ट को क्या ब्रैकेट में दिया हुआ NaCl यानी रॉक साल्ट क्या है भाई, क्रिस्टलेट ठोस है। इस तरह से 24वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, रॉक साल्ट यानी NaCl। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय आग्निक ठोस नहीं है, ठोस SO2 या फिर ठोस NH3 या फिर HCl ठोस, ये दो चारों मतलब ठोस की अवस्था में ये, या फिर I2 यानी निम्नलिखित में ध्रुवीय आग्निक ठोस यानी डायपोल जो होता है, डायपोल जो ठोस मतलब उसमें जो पोल का निर्माण होता है उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड जो ठोस होते हैं, ध्रुवीय आग्निक ठोस नहीं है। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा I2 यानी जो है ठोस I2 जो है वो क्या नहीं है, ध्रुवीय आग्निक ठोस नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, 25वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस नहीं है, आयनिक ठोस नहीं है, CaF2 या फिर ZnS या फिर MgO या फिर H2O, आयनिक ठोस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 26वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2O क्या नहीं है भाई, आयनिक ठोस नहीं है। ठीक है, इस तरह से 26वां नंबर मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि आद्य घनीय यानी सिंपल क्यूबिक जो सेल पड़े हैं, सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है कि सिर्फ एटम में जो है कॉर्नर पर उपस्थित रहता है, जो 8 एटम होते हैं 8 कॉर्नर पर उपस्थित रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आद्य घनीय यानी BCC और आद्य सिंपल यानी SC, BCC और FCC के एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, क्रम से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, क्रम से हमें सीरियल नंबर में आपको दिया जा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करना। तो आद्य एकक कोष्टिका में सिंपल यूनिट सेल में से पहला जो है 8 एटम पर 8 एटम उपस्थित रहता है, तो 8 गुना 8 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी पहला वाला सही है। ठीक है, तो पहला में से आप क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी ही राइट होगा। ठीक है, और BCC में जो होता है एक एटम उसका केंद्र में रहता है, यानी BCC में जो रहता है एक एटम उसका केंद्र में रहता है, और बाकी 8 एटम जो रहता है उसका 8 एटम 8 कॉर्नर पर रहता है, तो 8 एटम का जो योगदान हो जाएगा तो 8 कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/8 एक होता है योगदान एक एटम का, और सेंटर पर एक एटम रहता है, तो 2 एटम हो जाएगा BCC में, तो 2 एटम इसमें हो जाएगा। FCC में क्या होता है कि सारे कॉर्नर पर एटम उपस्थित रहता है एक एटम। ठीक है, उसका योगदान हो जाएगा 8 एटम उपस्थित रहता है, उसका योगदान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और FCC में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक में से 2 होता है योगदान, फलक के एटम का योगदान होता है 1/2, तो 1/2 से गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 3 और 1 4। तो राइट आंसर क्या हो गया, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन ए यानी 1 2 3 1 2 और 8 1 2 और 4। ठीक है, यानी SC में हो जाएगा 1 हो जाएगा एटम, BCC में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और FCC में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ जो कंट्रीब्यूशन करके निकालना, ये नहीं कि आपको यहाँ पूरा तरह से यह आपको कंट्रीब्यूशन कितना कहाँ कितना कौन सा यूनिट सेल में कितना योगदान होता है एटम का, वो आपको कैलकुलेशन करके निकालना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहना कि माना कि निविड संकुलित गोलों की संख्या यानी निविड संकुलित गोलों की संख्या n है हो तो जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, चतुष्फलकीय जिसको टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज मैं क्लियर करा चुका हूं। अगर हम कुल अगर निकालेंगे, कुल वाइड्स की संख्या निकालेंगे, कुल रिक्तियां की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, गोलों की संख्या n से गुना कर देंगे, 3 को तो मेरा निकल जाएगा कुल रिक्ति की संख्या। लेकिन अगर हमको चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या अगर निकालना है तो सिर्फ एटम को 2 से गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा 2n। तो नंबर ऑफ एटम से कितना यानी गोलों की संख्या कितना है, n है, तो n को 2 से गुना कर देंगे तो फाइनली क्या निकलेगा 2n निकलेगा। यानी 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। यानी माना कि कोई निविड इसके गोलों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या कितना हो जाएगी, 2n हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि HCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता क्रमशः 74% और संकुलन क्षमता 74% या फिर और 68%, 68 और 32 या फिर 52.4 और 47.6 या फिर 74 और 74। ठीक है, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा। आपको राइट आंसर चूज करना है कि HCP और CCP। देखिए
अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एससीपी किसको कहते हैं? सीसीपी को ही कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ही क्या कहते हैं? सीसीपी कहते हैं, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी एससीपी और सीसीपी में जो होते हैं संकुलन क्षमता कितने होते हैं? 74% करके होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कितना क्वेश्चन कवर किया? 29 क्वेश्चन कवर किया। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो में हम फिर उसमें सुधार कर देंगे, ठीक है। तो हम जितना हो सके हम लोग कितना कवर किए? 29 क्वेश्चन कवर किए। अगला जो क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड और 20 क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो प्लीज आपको कोई भी जो क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज उसका कमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग का कमेंट हम देखते नहीं है, सब कमेंट देखते हैं, सारे के सारे कमेंट्स देखते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट नजर आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को विजिट कर लीजिए। अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो फिर रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।